अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, सदर को हासिल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दुनिया के सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में से करार दिया जाता है। जनाब परवेज मुशर्रफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफर के लिए कश्मीर हाईवे तक पहुंचने के लिए ज्यादातर रिंग रोड का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इस तरह उन्हें मसरूफ शहरी इलाकों में से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन उनके काफिले के रवाना होने से कबल पूरे रास्ते में सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता था, ताकि रास्ते में होने वाली किसी किस्म की मशकूक नकलो हरकत या मौजूदगी का जायजा लिया जा सके। चूँकि पुलों पर बम नस्ब करने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लिहाजा उन पर खास तौर पर नजर रखी जाती थी। सदर के काफिले के साथ जहां दीगर सिक्योरिटी गाड़ियां और एम्बुलेंसेज साथ चलती थीं, वहां 20 SSG कमांडोज पर मुश्तमिल रैपिड रिएक्शन फोर्स कहलाने वाला दस्ता भी 45 सेकंड के फासले पर पीछे पीछे चलता था। इंटेलिजेंस जराये कहते हैं कि आखिरी मिनट में जनाब परवेज मुशर्रफ खुद ही फैसला करते थे कि वो किस गाड़ी में सफर करेंगे। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर भी मामूल के मुताबिक सदर के सफरी रास्ते की कड़ी निगरानी करते थे। इसके अलावा सदर के पास महफूज मर्सिडीज भी थी, जिसे अगर 4 पहियों पर बना कला कहा जाए तो गलत ना होगा। कोई भी मालूम गोली उस गाड़ी की फौलादी बॉडी को चीर नहीं सकती थी, बल्कि उस वक्त सदर के जेरे इस्तेमाल मर्सिडीज कीमियाई और हयातियाती हमलों को झेलने की सलाहियत भी रखती थी। भले ही गाड़ी के टायरों से पूरा रबड़ उखड़ जाए, फिर भी ये गाड़ी भागने की सलाहियत रखती थी और उसके साथ उस पर लगा 5 इंच मोटा बख्तर उसे रॉकेट से दागे गए ग्रेनेड से भी महफूज रख सकता था। लेकिन दिसंबर में जनाब परवेज मुशर्रफ पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद इन तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान उठने लगे। जनाब परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश में 4 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बहुत बाद में, जबकि 2 का ताल्लुक तो SSG कमांडो फोर्स से था। ये वही फोर्स थी जिससे जनाब परवेज मुशर्रफ का अपना ताल्लुक भी था। तो ये था सारा ग्रुप जिसने जनाब परवेज मुशर्रफ को रास्ते से हटाने के लिए 4 बड़ी कोशिशें की। पहली कोशिश ये थी कि 23 मार्च सन 2002 को जब यौम पाकिस्तान की परेड हो रही थी, तो जनाब मुशर्रफ को निशाना बनाया जाना था। लेकिन उस मंसूबे पर अमल ना हो सका, क्योंकि जिस दिन 23 मार्च था उसी दिन 8 मुहर्रम भी था, इसलिए परेड कैंसिल कर दी गई और ये मंसूबा ही रह गया और अमली जामा ना पहन सका। दूसरी कोशिश उसके 9 माह बाद की गई, जब जनाब परवेज मुशर्रफ ने नमाज ईद अदा करने के लिए फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आना था। इस कार्रवाई के लिए 2 खुदकुश बमबार तैयार किए गए थे, जिन्होंने जनाब मुशर्रफ पर हमला करना था, लेकिन यह हमला भी जनाब मुशर्रफ की टाइट सिक्योरिटी की वजह से ना हो सका। इन 2 नाकाम कोशिशों के बाद दहशतगर्दों ने एक खतरनाक नया प्लान बनाया और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लान भी 23 मार्च का था, लेकिन ये प्लान 23 मार्च 2003 का था। उस प्लान में SSG का एक कमांडो भी शामिल था। उस प्लान में मारगल्ला की पहाड़ियों पर 4 मिसाइल रखे गए थे, जिन्हें परेड वाले दिन जनाब मुशर्रफ पर फायर किया जाना था। लेकिन हुआ ये कि उस प्लान पर भी अमल दरामद ना हो सका, क्योंकि परेड कैंसिल कर दी गई। शायद वजह ये थी कि उस हमले की खबर एजेंसीज को मिल चुकी थी। अलकायदा और उसके मंसूबा साजों के 3 प्लान नाकाम हो चुके थे। ऐसे में एक बड़ा अहम प्लान मौलाना मसूद अजहर के साथी अमजद फारूकी ने बनाया। 14 दिसंबर को जनाब परवेज मुशर्रफ चकलाला एयरबेस से आर्मी हाउस जा रहे थे। उन्हें रास्ते में झंडा चीची पुल पर से गुजरना था, लेकिन वो और उनकी सिक्योरिटी नहीं जानते थे कि जिस पुल पर से उन्हें गुजरना है उस पर कमाल महारत से रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स लगाए जा चुके हैं। पुल के पिलर्स और निचले हिस्से में ड्रिलिंग करके बारूद भर दिया गया था। एक शख्स जिसका नाम मुश्ताक था, जो जैश मोहम्मद का कारकुन और मुल्ला उमर के साथ वफादारी का अहद कर चुका था, वो रिमोट लेकर इंतजार कर रहा था कि जैसे ही परवेज मुशर्रफ की कार पुल पर पहुंचे तो वो बटन दबाए और पुल को सैकड़ों किलोग्राम बारूद से उड़ा दिया जाए। ये एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन वो शख्स जिसके हाथ में रिमोट था और जिसने बॉम्ब के लिए बटन दबाना था, जरा निचली जगह छुपकर खड़ा था, जहां से उसे जनाब मुशर्रफ का काफिला और उनकी गाड़ी नजर तो आ रही थी, लेकिन साफ साफ नहीं। तो जब उसके मुताबिक जनाब मुशर्रफ की गाड़ी झंडा चीची पुल पर पहुंची तो उसने बटन दबा दिया। पुल धमाके से उड़ गया, लेकिन इतने में जनाब मुशर्रफ का काफिला चंद मीटर आगे निकल चुका था। पीछे पुल में एक बड़ा शगाफ हो चुका था और उस हमले में पहली बार जनाब मुशर्रफ को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश कर ली गई थी, लेकिन इसमें वो बाल बच गए। लेकिन नहीं, अभी आगे 2 खुदकुश हमलावर और इंतजार कर रहे थे, मगर वो चूंकि पहले ग्रुप की कार्रवाई से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनके लिए भी ये कुछ गैर मतवक्को था।
सो उन खुदकुश बमबारों ने जनाब मुशर्रफ के पीछे पुल को उड़ते देखा तो अपना प्लान तब्दील कर दिया और वहाँ से फरार हो गए, मगर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 11 रोज के बाद। जनाब परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद से आर्मी हाउस जा रहे थे। एक बार फिर उन्हें झंडा चीची पुल क्रॉस करना था और उस पुल से चंद मीटर के आगे 3 खुदकुश बमबार सुजुकी पिकअप वैन्स में उनका इंतजार कर रहे थे। ये उसी प्लान का हिस्सा था जो 11 दिन पहले फरार हो गए थे। जब उनकी गाड़ी एयरपोर्ट रोड पर पहुंची तो पहले खुदकुश बमबार ने टोटल पेट्रोल पंप से गाड़ी चलाई और जनाब मुशर्रफ की कार की तरफ दौड़ाई। उसे रास्ते में एक ट्रैफिक एहलकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उसे रौंदती हुई जनाब मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ बढ़ती रही, लेकिन ये जनाब मुशर्रफ तक ना पहुंच सकी। उसे खुदकुश बमबार जमील चला रहा था, लेकिन ये पिकअप मर्सिडीज तक पहुंचने से पहले ही धमाके से फट गई। गरजदार आवाज गूंजी, धुएं के बादल और बारूद की बू चारसू फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि जनाब इशफाक परवेज कियानी ने 3 किलोमीटर दूर अपने दफ्तर में उसकी आवाज साफ साफ सुनी। बहुत से राह चलते लोग और एहलकार उसमें शहीद हुए, लेकिन जनाब परवेज मुशर्रफ महफूज रहे। उनकी गाड़ी रुक चुकी थी, आगे कुछ सुझाई नहीं देता था, धुआं था, बारूद था और गाड़ी के इर्द गिर्द खून के छींटे थे। लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा दबा दे, मतलब गाड़ी को भगाओ और निकलो। लेकिन इतने में 60 मीटर आगे पीएसओ पेट्रोल पंप से दूसरा खुदकुश बमबार अपनी सुजुकी पिकअप स्टार्ट कर चुका था। वो भी जनाब मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ लपका, लेकिन ये भी टारगेट तक ना पहुंच सका और सड़क के दरमियान रखे डिवाइडर से टकराकर वहीं फट गया। 14 इंसानों की जान चली गई, बहुत से खून में नहा गए, लेकिन जनाब मुशर्रफ एक बार फिर महफूज रहे। उन्होंने फिर ड्राइवर से कहा दबा दे। गाड़ी के टायर फट चुके थे, विंड स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी, लेकिन ये खास तौर पर तैयार की गई 3 टन वजनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जो टायरों के फटने के बावजूद भी 3 किलोमीटर तक चल सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक और मसला था, वो ये कि उनसे चंद मीटर के फासले पर एक तीसरा खुदकुश बमबार एक और पुल के नीचे उनसे टकराने के लिए खड़ा हुआ था। जनाब मुशर्रफ की मर्सिडीज फटे टायरों के साथ गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करती हुई एक तरफ झुकी हुई आगे निकल गई, लेकिन ये तीसरा खुदकुश बमबार हमलावर बारूद से भरी पिकअप स्टार्ट ही ना कर सका। यूं एक ही दिन में जनाब परवेज मुशर्रफ 3 बड़े हमलों से बाल बचे। मीडिया ने जब सीनियर सरकारी और फौजी अफसरान से राबिता किया तो उन्होंने फौरन इस बात का एतराफ किया कि आर्मी हाउस और हेडक्वार्टर और कोर हेडक्वार्टर के करीब वाकई इंतहाई महफूज फौजी इलाके में होने वाले ऐसे सोचे समझे हमलों ने सदर मुशर्रफ की सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है। उन जराये को सबसे बड़ी फिक्र इस बात की थी कि आखिर दहशतगर्दों को किस तरह मुल्क के अंदर जनरल की नकलो हरकत के बारे में इंतहाई खुफिया मालूमात हासिल होती हैं। ये बात फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की कारकर्दगी पर सवालात उठाती है, जो जनाब परवेज मुशर्रफ को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खिदमात सरंजाम देते थे। हस्बे तवक्को कमजोरी बड़ी सतह पर नोट की गई और 18 दिसंबर को जनाब मुशर्रफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर मेजर जनरल तारिक मजीद की जगह अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल नदीम ताज को तैनात कर दिया। दूसरी जानिब इब्तदाई तफ्तीश में चंद ऐसे मामलात भी सामने आए जहां सिक्योरिटी की नाकामी हैरानकुन थी। तफ्तीशकारों का कहना है कि दहशतगर्दों को 250 किलोमीटर धमाका खेज मवाद को पुल पर नस्ब करने और उसे रिमोट कंट्रोल से जोड़ने में कई घंटे लगे होंगे। पुल को उड़ाने के लिए जिस मवाद को इस्तेमाल किया गया उसे C4 धमाका खेज मवाद कहा जाता है। ये एक इंतहाई मयारी धमाका खेज मवाद है जिसे पूरी दुनिया में अफवाज इस्तेमाल करती हैं। उसका धमाका खेज मवाद जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है, उसको पुल के पहलू में 5 ऐसी जगहों पर नस्ब किया गया जिसके नीचे पुल का बोझ उठाने वाले सुतून नहीं थे। धमाका इस कदर जोरदार था कि मजबूत कंक्रीट की एक मोटी तह फटकर उड़ चुकी थी। 2 कातिलाना हमलों के बाद सदर परवेज मुशर्रफ के सिक्योरिटी स्टाफ में जो बेचैनी पैदा हुई वो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी मंसूबा तश्कील देने के मसले के गिर्द घूमना शुरू हो गई। तफ्तीश तक दस्तरस रखने वाले अफसरान ने मीडिया को बताया कि तफ्तीशकार इस बात पर कायल दिखाई देते हैं कि 14 दिसंबर को जिस वाहिद सिक्योरिटी इंतजाम ने काम कर दिखाया वो VIP-2 बॉम्बर रेंजर ये इंसदाद दहशतगर्दी का एक इंतहाई जदीद और महंगा आला है जो बुनियादी तौर पर रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक डिवाइसेस के रेडियो सिग्नल का पता लगाने और उन्हें जैम करने के काम आता है। जैमर के काम करने का तरीका कार कुछ यूं होता है कि ये एक मकनातीसी लहर खारिज करता है जो रिमोट फ्रीक्वेंसीज और टाइमर्स के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है। जराये का कहना है कि VIP-2 के बाइस होने वाली 55 सेकंड की ताखीर ही थी जिसकी वजह से सदर की जिंदगी बच गई। चूँकि ये साबित हो गया कि मौजूदा सिक्योरिटी इंतजामात नामुनासिब हैं और इस हद तक नामुनासिब हैं कि दहशतगर्द एक बार नहीं बल्कि 2 बार सदर के काफिले के करीब पहुंचने में कामयाब हुए।
تو لہٰذا اب طویل اور پیچیدہ کشمیر ہائی وے پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں مرکزی مانیٹرنگ روم بنایا گیا، جہاں سے جناب پرویز مشرف کی صبح راولپنڈی سے اسلام آباد روانگی سے لے کر ہر نقل و حرکت کی نگرانی شروع کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت کے آس پاس گھنے درختوں سے گھرے علاقوں سے گزرنے والے اس طویل راستے کی نگرانی کرنے کے لیے ایجنسیوں نے درختوں پر بھی کیمرے نصب کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ مری کو جاتی ہوئی سڑک کے ساتھ اسلام آباد کے آس پاس کے علاقوں میں ہونے والی ہر نقل و حرکت کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ میڈیا کو بھی یہ پتا چلا کہ صدر کی سیکیورٹی ٹیم نے کشمیر ہائی وے پر صدر کے راستے کی نگرانی کے لیے ایک انتہائی جدید SSR 2000 ریڈار امیجنگ سسٹم بھی نصب کرنے کی تجویز دی ہے۔ SSR 2000 ایک جدید ترین ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو کہ بم اور اسلحے کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے، چاہے بم یا اسلحے کو دیواروں، فرش، الماریوں یا پھر 10 انچ موٹی کنکریٹ کی دیوار جیسی کسی مشکل جگہ کے اندر ہی کیوں نہ چھپایا گیا ہو۔ نئے سیکیورٹی پروٹوکول میں ایک سے زائد صدارتی قافلے ہونے کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قافلے کے باہر کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ صدر کس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ یوں حملے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ صدارتی سیکریٹریٹ اور GHQ کی فضائی حدود ہر قسم کی کمرشل فضائی ٹریفک کے لیے بند رہتی تھی۔ جناب مشرف عام طور پر اپنے ساتھ ایک پسٹل رکھتے تھے اور میٹل شاک پلیٹس والی بلیٹ پروف جیکٹ پہنتے، جو ہر قسم کی چھوٹی گولیوں اور چھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی تھی۔ ایسی بھی خبریں تھی کہ ممکنہ طور پر جناب مشرف اپنے اضافی تحفظ کے لیے ڈبلز یعنی کہ ہم شکل کا بھی استعمال کرتے تھے۔ خودکش بمبار جیسے خطرے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جناب مشرف کو غیر ضروری طور پر عوام کے درمیان جانے سے یا کسی سے گلے لگنے حتیٰ کہ ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے میزائل حملے کا، تو صدر کے طیارے کو جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم سے لیس کرنے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا، جس سسٹم میں طیارے پر نصب لیزر ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، جس کے ذریعے میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بلندیوں سے بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ہی فضا میں میزائل اپنی رفتار بڑھاتے ہیں، ویسے ہی یہ سسٹم ان میزائلوں کو ٹریک کر لیتا ہے۔ ہدف متعین کرنے کے بعد جلد ہی میزائل پر طاقتور لیزر شعاعوں سے حملہ کر دیا جاتا ہے اور یوں میزائل اپنے ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی ہوا میں پھٹ جاتا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین نے کہا کہ صدر کے طیارے پر میزائل حملے کی بات کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان 2 بار طیارہ حادثوں کے نتیجے میں سینئر عہدوں پر فائز فوجی افسران کو کھو چکا تھا۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب جنرل ضیاء الحق کا C-130 طیارہ فضا میں تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں فوج کی اعلیٰ قیادت سمیت اس وقت پاکستان میں تعینات امریکی سفیر بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 برس بعد 20 فروری 2003 کو کوہاٹ کے قریب ایک پراسرار جہاز حادثے میں ایئر فورس کے سربراہ مصطفی علی میر سمیت کئی فوجی افسران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید اسی وجہ سے امریکی سیکیورٹی ماہرین سے جب 11 ستمبر کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی تو انہوں نے بلا تاخیر صدر کے ہوائی جہاز کے لیے اینٹی میزائل سسٹم نصب کرنے کی تجویز دے دی۔ جناب مشرف نے ان کے مشورے پر رضامندی دکھائی، حالانکہ اس میں بہت زیادہ لاگت شامل تھی۔ ایک اور جو متنازع مسئلہ تھا وہ اس سسٹم کی تنصیب سے متعلق تھا۔ اب چونکہ پاکستانیوں کے پاس مناسب صلاحیت کی کمی تھی اور دوسری طرف جناب مشرف کے سیکیورٹی مشیر اس سسٹم کی تمام تر تنصیب امریکیوں کے ہاتھ کروانے کے تصور پر مطمئن نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا کہ اینٹی میزائل سسٹم کو نصب کیا جائے۔ 11 دنوں کے وقفے کے ساتھ جناب مشرف پر ہونے والے 2 حملوں کے معاملے پر تحقیقات کرنے والے اب ان نکات کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے جو انتہائی پیچیدہ اور بہت ہی الجھی ہوئی پہیلی کی طرح تھے۔ پاکستان انٹیلیجنس نیٹ ورک میں موجود ذرائع کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے 14 دسمبر کا حملہ ان دھمکیوں کی ایک کڑی ہو جو چند ماہ قبل القاعدہ کے سب سے بڑے رہنما نے جناب پرویز مشرف کو دی تھی۔ اسامہ بن لادن کے نائب ڈاکٹر ایمن الظواہری نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو اسلام آباد سے دغا کرنے پر جناب مشرف کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جناب پرویز مشرف پر 25 دسمبر کو ہونے والے 2 خودکش حملوں کی ابتدائی تفتیش کے مطابق حملوں میں بریگیڈ 313 کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کے اشارے ملتے تھے۔ بریگیڈ 313 5 دہشت گرد تنظیموں جیش محمد، حرکت الجہاد الاسلامی، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور حرکت المجاہدین العالی پر مشتمل ایک اتحاد ہے۔ جب اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر بمباری شروع کی تو کچھ عرصے بعد یہ اتحاد عمل میں آیا تھا۔ اس اتحاد نے عزم کیا کہ ان تمام اہم پاکستانی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو ان کے مطابق پاکستان میں امریکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔